अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 5 फिज़िक्स का स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा जो भी शॉर्टकट्स मैं बताऊं उन पे आपने फोकस कुछ ज़्यादा करना है। चैप्टर नंबर 5 जो कि आप जानते हैं सर्कुलर मोशन है, हमने यहाँ मेंशन कर दिया, ज़रा फॉलो करना है शाबाश बातों को। एंगुलर, जब भी हम एंगुलर या सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो सर्कुलर मोशन है क्या। सर्कुलर मोशन आप जानते हैं ऐसी मोशन है जो अबाउट फिक्स पॉइंट होती है। एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द जो बॉडी मूव करती है उसे बोलते हैं दैट इज बेसिकली सर्कुलर मोशन, बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। और जो सर्कुलर मोशन बॉडी कर रही होती है उसके साथ कुछ बेसिक टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं इसको समझने के लिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म कौन सी है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपने ये पहले पढ़ा भी हुआ, जरा फॉलो करना बातों को। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट होता है जब बॉडी दायरे में घूमती है तो सेंटर के ऊपर जितना भी एंगल कवर करती है उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है दैट इज डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा विच इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए दो बातें याद रखनी है। इट इज बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी इफ इट इज वेरी शॉर्ट। अगर एंगल की वैल्यू बहुत कम हो मतलब मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं, इफ एंगल कवर्ड इज लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री, तो इस कंडीशन में हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। और लॉन्गर एंगल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नो लॉन्गर अ वेक्टर क्वांटिटी, इट विल बिकम स्केलर क्वांटिटी। तो आपने याद रखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हेन एंगल सबटेंड एट द सेंटर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री। उसके बाद हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से ही रिलेटेड, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के तरीके क्या होते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को सेंटर के ऊपर दो तरह से मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल फर्ज करें मैंने एक वर्टिकल लाइन जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को शो कर रही है ड्रॉ कर दी, इसके इर्द गिर्द एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। इस सर्कुलर पाथ में बॉडी इस पॉइंट से ए पॉइंट से मूव करके चली गई बी पॉइंट पे, तो आप जानते हैं इसको मेजर करने का सेंटर वाले एक्सिस से जो कि सेंट्रल लाइन है वहां से ए पॉइंट का वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, रेडियल वेक्टर, इसको मैंने इस लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको मैं कहता हूं रेडियल वेक्टर ए पॉइंट के लिए और रेडियल वेक्टर बी पॉइंट के लिए, ये हो गया रेडियल वेक्टर एट पॉइंट बी। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, दैट इज अ वेक्टर जो मैंने पहले बताया, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर अ शॉर्ट एंगल। और बड़े एंगल के लिए 10 से ज्यादा डिग्री पे इसे स्केलर ट्रीट किया जाता है। तो ये वाला जो एंगल है इसको मेजर करने के दो तरीके हैं। कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, आप इसको क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं, आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं। तो वो वाला एंगल जो क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है उसको हमेशा हम नेगेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं, दैट इज नेगेटिव। और वो वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, इसका दूसरा नाम भी आपने याद रखना है, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी इसको बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमेशा हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए आप जानते हैं जाहिर सिस्टम इंटरनेशनल हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए खास यूनिट देता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए भी यूनिट होते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के जो यूनिट्स हैं ये बेसिकली तीन किस्म के हैं। पहला यूनिट कौन सा है, दैट इज बेसिकली रेडियन। ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी है। इसको मेजर करने के लिए हम डिग्री भी यूज कर लेते हैं, डिग्री आपने मैथमेटिक्स में डिटेल से पढ़ा हुआ। इसके अलावा इसको मेजर करने के लिए हम रेवोल्यूशंस भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, रेवोल्यूशन। ओके जी, एक और बात कहते हैं ये यूनिट जो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेडियन लिया है, डिग्री लिया है, रेवोल्यूशन लिया है, इनमें से ये वाला जो यूनिट है ना जिसको रेडियन कहते हैं ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है। अब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से बाकी यूनिट्स में कन्वर्जन के क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। तो हम फॉलो करते हैं एक छोटे से लॉ को, सिंपल सा लॉ है। अगर मैं कहूं फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, अगर मैं एक कंप्लीट रोटेशन की बात कर लूं, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन अगर मैं इसकी बात करूं, तो आप जानते हैं एक जब दायरा मुकम्मल होता है, फॉर एग्जांपल यहां पे एक सर्कल ड्रॉ भी कर लेते हैं। जब एक दायरा मुकम्मल होता है बॉडी ए पॉइंट से चल के घूम के दोबारा ए वाले पॉइंट पे ही आ जाती है, तो इसका मतलब है बॉडी ने एक कंप्लीट सर्कल कर लिया। फॉर एग्जांपल ए से चली थी, यहां से घूमते हुए पूरा सर्कल मुकम्मल करने के बाद दोबारा इसी पॉइंट पे पहुंच गई है, तो इसका मतलब है बॉडी का एक सर्कल मुकम्मल हो गया। और एक सर्कल में आप जानते हैं मैथमेटिक्स भी आपने पढ़ी हुई है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी है, एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री एंगल कवर होता है। और 360 डिग्री को आप वन रेवोल्यूशन का भी नाम देते हैं। और वन रेवोल्यूशन के अंदर रेडियन में कितना एंगल कवर होता है, दैट इज 2 पाई रेडियन। ये सारी बातें आप जानते हैं। इन्हीं बातों से रिलेटेड हम कन्वर्जन भी पढ़ते होते हैं। इन्हीं बातों से रिलेटेड कन्वर्जन कैसे करनी है ये मैं साइड पे कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कहूँ, इसी रिलेशन को आगे प्रोसीड कर रहा हूँ मैं, अगर मैं कहूँ आप मुझे बताएं
1 रेवोल्यूशन के अंदर कितने डिग्री होते हैं, यहां पे मैंने लिखा, दोबारा लिख रहा हूँ, रीराइट कर रहा हूँ, 360 डिग्री। अगर मैं आपसे कहता हूँ एक रेवोल्यूशन है, बताएं कितने डिग्री होगा, आप कहेंगे 360। अगर 2 रेवोल्यूशन कर दूंगा तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन जाएगा 2 रेवोल्यूशन, ये 2 से मल्टीप्लाई होगी 720 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं पूछूं रेडियन में कितने एंगल होते हैं, आप कहते हैं 2 पाई रेडियन। तो अगर कहा जाए एक रेवोल्यूशन के अंदर कितने डिग्री है, इतने, एक रेवोल्यूशन के अंदर कितने रेडियन है, इतने। और इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए एक रेडियन के अंदर, अब एक रेडियन के अंदर डिग्री भी बताओ, अब एक रेडियन के अंदर रेवोल्यूशंस भी बताओ, तो इसको करना भी बड़ा आसान है, ध्यान से देखना। अगर मुझे एक रेडियन की वैल्यू चाहिए तो 2 पाई जो है यहां से मैं रिमूव करूंगा, 2 पाई यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं कहूं मुझे बताएं एक रेडियन, यानी कि 2 पाई यहां से रिमूव कर दें, अगर एक रेडियन की वैल्यू निकालनी हो तो एक रेडियन डिग्री में किसके इक्वल होगा, ये 2 पाई को यहां से उठा के यहां पे लाके डिवाइड कर दें, क्या बन जाएगा, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये जवाब आ जाएगा, दैट इज इन डिग्री। और अगर मैं यही कहूं एक रेडियन रेवोल्यूशन में कितना होता है, तो आप यहां से एक रेडियन की वैल्यू निकालने के लिए 2 पाई को यहां से रिमूव करेंगे, इधर लाके डिवाइड कर देंगे, तो आप क्या क्या लिख देंगे इसको, दैट इज 1, ये 2 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 पाई, दैट इज इन रेवोल्यूशन। मतलब एक रेडियन किसके बराबर होगा, 1/2 पाई टाइम्स ऑफ रेवोल्यूशन। ये कन्वर्जन आपको अगर पेपर में आज कहे 10 रेडियन किसके बराबर है, 10 रेडियन, पेपर में ये सारे एमसीक्यू में बेसिकली, ध्यान से सुनते जाना। मैं कहता हूं 1 रेडियन मुझे बताएं किसके बराबर है डिग्री में, तो ये आंसर है। 1 रेडियन रेवोल्यूशन में किसके बराबर है, तो ये आंसर है। अगर मैं 1 रेडियन की बजाय 5 रेडियन पूछूं, बताएं 5 रेडियन के अंदर 5 रेडियंस है, इसके अंदर कितनी रेवोल्यूशंस है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अभी देख ले, 5 रेडियन है, सॉरी 1 रेडियन है, 1 रेडियन रेवोल्यूशन में 1/2 पाई के बराबर होता है ना, तो ये 5 की जगह 5 लिख दे, 5 की जगह मैंने एज इट इज 5 लिख दिया। अब ये जो रेडियन है ना, रेडियन, ये साथ एज इट इज लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। इस रेडियन की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं जो कि रेवोल्यूशन में होती है, तो इस रेडियन की 1 रेडियन की वैल्यू रेवोल्यूशन में क्या है, 1/2 पाई, तो यहाँ पे 1 रेडियन ना लिखें, 1 रेडियन की वैल्यू रेवोल्यूशन में जो है वो लिख दें, तो इसका मतलब मैं 1 रेडियन यहाँ से हटा देता हूँ, रेवोल्यूशन में इसकी वैल्यू होती है 1/2 पाई, तो मेरे पास फाइनल जवाब क्या आ जाएगा, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 2 पाई रेवोल्यूशन। अगर पूछा जाए 5 रेडियन किसके बराबर है, तो सिंपल आंसर है, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसी तरह यहां से एक और रिलेशन भी बनता है, हमने 1 रेवोल्यूशन की डिग्री में और रेडियन में वैल्यू देख ली, 1 रेडियन की डिग्री में और रेवोल्यूशन में वैल्यू देख ली। इसी तरह 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, ये भी आपकी बुक का मतलब प्रूफ भी किया हो उसने, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, अगर 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो ये डिग्री है, ये 360 डिग्री की बजाय 1 डिग्री चाहिए तो 360 यहां से उठाएं और इधर लाके डिवाइड कर दें, तो क्या बन जाएगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय ये 1, 360 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 360, 1/360, तो यूनिट बन गया रेवोल्यूशन। तो कहते हैं अगर 1 डिग्री को रेवोल्यूशन में पूछा जाए किसके बराबर है, तो आप कह सकते हैं 1 डिग्री विल बी इक्वल टू ये 360 इधर लाके डिवाइड करके 1/360 रेवोल्यूशंस में। और इसी तरह अगर 1 डिग्री आपसे कहे रेडियन में किसके बराबर होता है, तो वही काम आप यहां पे भी कर दें, 360 को 1 बनाना है, 360 यहां से उठाएं, यहां पे 1 रह जाएगा, 360 इधर लाके डिवाइड करें, ये ऊपर आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 इन रेडियन। तो आपको सिंपल सॉल्व करने के लिए तमाम कन्वर्जन्स मैंने यहां पे लिखनी है। अगर आपको कोई भी रेवोल्यूशन का आप डिग्री में बदल सकते हैं, रेडियन में बदल सकते हैं। अगर आपको रेडियन में वैल्यू दी हो तो आप डिग्री में बदल सकते हैं, रेवोल्यूशन में बदल सकते हैं। अगर आपको डिग्री में वैल्यू दी हो तो आप उसको रेवोल्यूशन में बदल सकते हैं, रेडियन में बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये सवाल किया, ठीक है, इसको जरा आपने फॉलो भी करना है। इस तरह के और नंबर ऑफ एमसीक्यू, सीरीज ऑफ एमसीक्यूज बनते हैं, तो आपने कीट्स की बुक्स की भी हेल्प लेनी है, वहां पे किप्स की, एंटिटस की जो बुक्स है उससे हेल्प लें आप, ये काफी ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे कन्वर्जन के मौजूद है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू, यही वाला टॉपिक है, लेकिन इसी टॉपिक में एक आपने रिलेशन और पढ़ा हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है। तो उसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, S इज इक्वल टू आर थीटा, ये रिलेशन था लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। इसमें S क्या होता है ये भी आपने याद रखना, दैट इज द टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, ये लॉन्ग द टेंजेंट होता है। S इज इक्वल टू आर थीटा। ये रिलेशन वैलिड किसके लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस रिलेशन इज वैलिड व्हेन थीटा इज इन, 3 यूनिट है, रेवोल्यूशन भी है, डिग्री भी है, रेडियन भी है। तो याद रखना ये वाला रिलेशन सारे यूनिट्स पे अप्लाई नहीं होता। दिस रिलेशन इज वैलिड व्हेन थीटा इज टेकन इन रेडियन। अगर मैं कहूं यहां पे डिग्री 360 डिग्री या 45 डिग्री पुट करके सॉल्व कर दें तो आंसर गलत आएगा। ये वाला रिलेशन सिर्फ तब यूज होता है जब थीटा को आप रेडियन में लेते हैं, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं। न्यूमेरिकल में आपसे कहता है
थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, रेडियस की वैल्यू आपको दी होगी, वो कहेगा आप टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट बता दें। तो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आपने यहाँ पे 45 डिग्री पुट नहीं करना, आपने पहले 45 डिग्री को इस लॉ के मुताबिक रेडियन में बदल लेना है, उसके बाद डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एमसीक्यू पेपर में आपको आ जाता है। फॉर एग्जांपल इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री when tire of a car having radius 2 meter then what will be the, ये मैं शॉर्टली लिख दिया, what will be the tangential displacement। ठीक है, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई आपने मालूम करना है। इसकी ऑप्शंस भी हम लिख लेते हैं, ऑप्शंस के साथ पहले इसका सोल्यूशन भी देखें बेटा। आप जानते हैं आपको लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन S इज इक्वल टू आर थीटा यहाँ पे यूज करना। आपको थीटा की वैल्यू भी दी हुई है और आर की वैल्यू भी दी हुई है, नो डाउट आपने थीटा को रेडियन में चेंज करना है, ये आपने लाजमी काम करना है। आपको थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी है तो पहले थीटा को सॉल्व कर लेते हैं। एज यू नो दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 45 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, बात तो एक ही है, 45 डिग्री या 45 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री बात एक ही है। अब 1 डिग्री की वैल्यू आपको रेडियन में चाहिए, ये लिखी हुई है 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल है, 2 पाई ओवर 360 इसमें पुट कर दें, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री नहीं चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए, इसकी जगह लिख देंगे 2 पाई ओवर 360, ये रेडियन में आ गया जवाब। इसको सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई करने के लिए 45 5 1 जा 45 और ये 8 आ जाएगा, तो दैट इज पाई बाय 4 इन रेडियन। थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 4 इन रेडियन। अब इस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें, एस की जगह आ जाएगा एस इज इक्वल टू आर की वैल्यू उसने मीटर में दी हुई थी, दैट इज 2 मीटर, इसमें पुट कर दें 2 और थीटा की वैल्यू दैट इज पाई बाय 4। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा दैट इज पाई बाय 2। तो आपका जवाब आ गया दैट इज पाई डिवाइडेड बाय 2 इन मीटर्स। इसी तरह आप मजीद क्वेश्चंस भी कन्वर्जन के, लेकिन दो बातें जो मैंने आपको बार बार बताई हैं, यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए इस टॉपिक में और एस इज इक्वल टू आर थीटा में थीटा रेडियन में, ये ज़हन में होना चाहिए। एक और बात, यहाँ पे जो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट होता है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, आर रेडियल वेक्टर है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, थीटा ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन तीन वेक्टर्स की वेक्टोरियल फॉर्म भी पेपर में पूछी जाती है, तो इनकी वेक्टोरियल फॉर्म पेपर में आपने ज़हन में रखनी है। एस इज इक्वल टू, बच्चा लिखा था आर क्रॉस थीटा, ये लिखा था, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये याद रखनी है। राइट हैंड रूल को ये सेटिस्फाई नहीं करता, ये अगेंस्ट राइट हैंड रूल बन जाता। तो आपको पता है वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड रूल को फॉलो करता है, जब राइट हैंड रूल का लॉ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन किसमें चेंज होता है, एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। अगर पेपर में आ जाए वेक्टर फॉर्म लीनियर डिस्प्लेसमेंट की और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो आपको पता होना चाहिए एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर होता है, आर क्रॉस थीटा नहीं होता। इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना, ये राइट हैंड रूल के मुताबिक है, ठीक है। और जो राइट हैंड रूल को फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उन्हीं के दरमियान लिया जाता है, ठीक है। तो नीचे वाला रिलेशन इज वैलिड रिलेशन। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है जो एंगुलर मोशन के अंदर हम पढ़ते हैं या सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है जी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है भाई, आप जानते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपने लीनियर केस में पढ़ा था, इसका सिंबल होता है ओमेगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी फॉर शॉर्ट एंगल, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, थीटा इज लेस देन 10 डिग्री। इसके अलावा आपने इसका यूनिट याद रखना है। इसका यूनिट मेजरमेंट के दो बेसिक यूनिट यूज किए जाते हैं। पहला यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड, जो कि इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। दूसरा इसका यूनिट कौन सा, दैट इज आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, और ये ज्यादातर कमर्शियली यूज किया जाता है, ठीक है। तो इनकी भी कन्वर्जन आ जाती होती है पेपर में, तो हम एक दो एमसीक्यू की फॉर्म में देख लेंगे इसको भी। लेकिन एक और रिलेशन भी याद रखना, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, तो फिर इसका रिलेशन आपको लीनियर वेलोसिटी के साथ भी आना चाहिए, रिलेशन बिटवीन लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी। तो उसका रिलेशन भी आपकी बुक में मेंशन है, दैट इज v, जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, विच इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन है। अब पेपर में आपसे पूछ लेते हैं, आपको रेडियस की वैल्यू दे देता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे देता है, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो लीनियर वेलोसिटी जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो आ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इसकी भी वेक्टर फॉर्म पेपर में पूछ रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म के लिए राइट हैंड रूल के मुताबिक जो रिलेशन वैलिड है वो लिखना पड़ेगा। बच्चे लिखाते हैं आर क्रॉस थीटा ओमेगा, ये गलत हो जाता है क्योंकि ये राइट हैंड रूल को, जैसे पहले ये वाली बात राइट हैंड रूल को फॉलो नहीं थी करती, एज इट इज वो भी राइट हैंड रूल को फॉलो नहीं करता।
तो फिर उसका रिलेशन भी वैलिड आपको पता होना चाहिए। आर सेकंड बाद में आता है, सेकंड नंबर पे आर को लिखना पड़ता है, ये बनेगा ओमेगा क्रॉस आर। तो ये आपका जो राइट हैंड रूल के मुताबिक रिलेशन आता है, ये राइट हैंड रूल को सेटिस्फाई करता है, तो ये वाला रिलेशन ठीक है। ऊपर वाला पेपर में आ जाए, पेपर में पूछ ले विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, एमसीक्यू की फॉर्म में वो आपसे पूछ सकता है। मैं एमसीक्यू इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके जेहन में रहे कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत। अल्फा ऑप्शन में वो कहता है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, वो वीटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर लिख देता है। बीटा ऑप्शन में लिख देता है वीटी इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। चार्ली में लिख देता है वीटी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय आर, याद रखना वेक्टर कभी भी डिवाइड नहीं होते। और डेल्टा में लिख देता है दैट इज Vt इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो आपको पता है इन सारों में से हमारा राइट आंसर, ये हमने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, ये वाला आंसर इसका ठीक आंसर होता है। ओमेगा क्रॉस आर इज द राइट आंसर। ओके जी बेटा, नेक्स्ट हमारा बेसिकली टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये थर्ड टर्म है जो सर्कुलर मोशन को पढ़ने के लिए आपको आनी चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ये आपने ऑलरेडी लीनियर एक्सेलरेशन को भी डिफाइन किया था, दैट वाज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। और ये क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको अल्फा से शो करते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बन जाएगा। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, इसके आगे लिख रहा हूं, ओमेगा का होता है रेडियन पर सेकंड और टाइम का होता है सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ये बन जाएगा। ये इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, ये वाहिद यूनिट है जो अक्सर यूज किया जाता है, ठीक है। आपको यही यूनिट अक्सर न्यूमेरिकल्स में मिला करेगा। और ये एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर है। फॉर अ शॉर्ट एंगल दिस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप जानते हैं लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का एक लिंक भी आपने पढ़ा हुआ है रिलेशन में, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। वो बात जो मैं बार बार कर रहा हूँ वो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। Tangential acceleration is along the tangent, it is a vector quantity. R is a radial vector, that is also a vector quantity. Alpha is the angular acceleration, that is also वेक्टर क्वांटिटी, सारी ही वेक्टर्स हैं। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले तो वेक्टर आता है, तो इसका फिर रिलेशन बनाना पड़ेगा हमें। इसका रिलेशन बच्चे लिखाते हैं एज इट इज पहले की तरह, दैट इज आर क्रॉस अल्फा, जो कि राइट हैंड रूल को सेटिस्फाई नहीं करता। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक जो सही वाला रिलेशन है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। तो इन बातों को, छोटी छोटी बातों को फोकस करना पेपर में, उसका यही फोकस होता है कि इन बातों में से सवाल पूछ के बच्चे के मैक्सिमम एमसीक्यू गलत करवा दिए जाए। ये राइट हैंड रूल के मुताबिक है, इसको जेन में रखना, दिस इज द वैलिड रिलेशन। और एक और बात भी आपने जो जेन में रखनी है, जरूरी है, दैट इज जो लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के जितने भी मतलब सवाल आते हैं वो इनके रिलेशंस में से ज्यादातर पूछे जाते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का चेंज आएगा, वो तो आपको सिंपल एंगुलर वेलोसिटी का चेंज आएगा 3 सेकंड में, 5 का चेंज आ रहा है तो आप डिवाइड करके अल्फा निकाल सकते हैं। इसी तरह इसमें से भी आपको 3 वेरिएबल हैं, देख लें, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक रेडियस और एक अल्फा, ये 3 वेरिएबल हैं। इनमें से 2 वैल्यूज कोई सी दे देगा, तीसरी वैल्यू पूछ लेगा। तो मतलब ये भी रिलेशन सिंपल है, इनमें से सवाल आएगा, आप इजीली कर लेंगे। तो हम बात करेंगे जो कि मेजर टॉपिक है, दैट इज बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में से सवाल आने के चांसेस मैक्सिमम है, जरा देखना भैया। सेंट्रीपिटल फोर्स है जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके जी, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली ऐसी फोर्स है जो बॉडी को दायरे में मूव कराने के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में जा रही हो तो ये वो फोर्स है जो उसको बेंड करवा सकती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? ये ऐसी फोर्स है दैट कंपेल्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है जी। ये ऐसी फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए रिक्वायर्ड है। इसका फिर मैथमेटिकल रिलेशन भी आपके पास होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूटन के मुताबिक हर फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसमें एम ए के साथ जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल होना चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन आपने प्रूफ भी किया, ये वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर भी होता है और आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर भी होता है, ठीक है जी। तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड के 3 फॉर्मूले बन गए, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, और मास रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये 3 आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स के रिलेशन है। अब आपको इन रिलेशंस में से सवाल भी पूछता होता है, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी आप जानते हैं,
तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इसकी वेक्टोरियल फॉर्म पूछ लेता होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वेक्टोरियल फॉर्म कैसे आती है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जरा फोकस करना फिगर के ऊपर। कहते हैं फर्ज करें एक बॉडी दायरे में घूम रही है, इफ अ बॉडी इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो बॉडी जब दायरे में घूम रही होगी, ये फर्ज करें इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है जी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी इसके सेंटर की तरफ। आप जानते हैं रेडियल वेक्टर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की मैंने डायरेक्शन शो की है। रेडियल वेक्टर किधर होता है? हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर, ये रेडियल वेक्टर है। अगर मैं कहूँ रेडियल वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आप फिर जाहिर है रेडियल वेक्टर सेंटर से अवे है ना। अगर मैं रेडियल वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो उसकी डायरेक्शन बनेगी सेंटर से सर्कमफेरेंस की तरफ, बाहर की तरफ, जैसा कि मैंने शो की हुई है। अगर मैं इस रेडियल वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाऊंगा तो आप जानते हैं रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में होगा और इस यूनिट वेक्टर को आर हैट से शो करेंगे जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वेक्टर फॉर्म लिखना चाहता हूं तो एक बात मुझे कंफर्म होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ जो कि उसकी मैग्नीट्यूड है एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। वो यूनिट वेक्टर मैं कौन सा लिखूंगा? आर हैट। लेकिन अगर मैं आर हैट यहाँ पे यूनिट वेक्टर यूज कर दूं सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड के साथ, किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है? आप जानते हैं वेक्टर को लिखने का तरीका होता है वेक्टर की मैग्नीट्यूड। सेंट्रीपिटल फोर्स का वेक्टर लिखना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड, आगे यूनिट वेक्टर लिखते हैं जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स है वो वाला यूनिट वेक्टर। तो आप देख रहे हैं मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड लिख दी है, आगे यूनिट वेक्टर मुझे लिखना था जिस डायरेक्शन में फोर्स सेंट्रीपिटल एक्ट कर रही है ना, उस डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आर लिख दूंगा तो आर की डायरेक्शन तो होती है बाहर की तरफ, तो इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन तो सेंटर की तरफ थी। आर की डायरेक्शन अगर सेंटर से अवे बाहर की तरफ है, ये तो उल्टी डायरेक्शन है, तो इसका मतलब मुझे आर हैट यहाँ यूज नहीं करना। अगर मैं आर हैट यूज करूंगा तो इसका मतलब होगा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर से अवे की तरफ, आर हैट की तरफ जा रही है, बाहर को जा रही है। हालांकि आप जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स तो इसके ऑपोजिट आ रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर माइनस आर हैट यूज करूंगा जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये रेडियल वेक्टर के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे माइनस आर हैट आना। अब यहाँ पे मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम ए सी, ये वाला सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखा। आगे मुझे लिखना पड़ेगा माइनस आर हैट। पहली ये नोटेशन है, वेक्टर फॉर्म पहली ये बनती है। अगर मैं कहूं कोई और वेक्टर फॉर्म बन सकती है, बिल्कुल इस फॉर्मूले को सेंट्रीपिटल फोर्स का ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो क्या बनेगा? F इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह मैं ये लगा रहा हूं एम वी स्क्वायर ओवर आर, आगे फिर से माइनस आर हैट, ये दूसरी फॉर्म आ गई। इसी को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैसे? एम वी स्क्वायर ओवर आर। आप जानते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। अगर मैं आर का यूनिट वेक्टर लिखना चाहता हूं तो मुझे पता है किसकी इक्वल होगा? आर वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय आर की मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक लिख रहा हूँ आर वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय आर की मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास यहाँ पे एक और रिलेशन बन जाएगा दैट इज एम वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ये आर और आर मिलकर आर स्क्वायर हो जाएगा, आगे आर वाला वेक्टर और साथ माइनस। ये वाली नोटेशन आपने पहले कभी खास देखी नहीं है, लेकिन पेपर में ये वाली नोटेशन पूछ लेता है, लिख देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, नीचे ये वाली ऑप्शन लिख देता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वेक्टर फॉर्म वाला ही फॉर्मूला, ये ठीक फॉर्मूला, ठीक। इसके अलावा एक और भी फॉर्मूला वो यूज करता होता है एज ए नोटेशन सेंट्रीपिटल फोर्स का, कौन सा मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, इसमें फोर्स का कौन सा फॉर्मूला बच गया जो पुट करने वाला रह गया, ये भी पुट कर दिया, ये भी पुट कर, ये रह गया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला लगाए तो क्या बन जाएगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर और आगे माइनस आर हैट लगा दें। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर और वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये आर आर से कट जाएगा तो ये बन जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर और शुरू पे माइनस का साइन भी लग जाएगा आर वाला वेक्टर। तो तीन आपके पास नोटेशंस बन गई, पहली ये है, दूसरी नोटेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की ये बन गई वेक्टर फॉर्म में, और तीसरी नोटेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की ये बन गई इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो ये तीनों फॉर्म में से कुछ भी मतलब आपसे पूछ सकते हैं किसी भी फॉर्मेशन, या वो पूछ लेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, अल्फा में ये लिख देगा, बीटा में ये लिख देगा, चार्ली में ये लिख देगा, तो ऑल ऑफ दिस जवाब आ जाएगा, सारे ही इसके बनते हैं रिलेशन। यहाँ से फिर हम एक एमसीक्यू भी देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। एमसीक्यू है जी, मैं वर्बली बोल दूंगा, यहाँ पे डाटा ही एमसीक्यू का लिखूंगा, जरा आप फॉलो कर लेना बात को। कहते हैं इफ अ स्प्रिंग revolving in circular path with the help of a mass of 1 kg and having a radius of 1 meter, maximum tension produced in the spring is 25 Newton, then
with which maximum velocity we can rotate it before string break। ठीक है जी, कहते हैं एक हमारे पास स्ट्रिंग है जो 25 न्यूटन की, जिसमें टेंशन डेवलप हो चुकी है, उसके साथ एक मैस अटैच है 1 kg का, और स्ट्रिंग जो दायरा बना रहा है उसका रेडियस 1 मीटर है। तो आप बताएं मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी से वो हम ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं जो स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है कि स्ट्रिंग टूटे भी ना। ठीक है, तो फिर हम जानते हैं, पहले तो इसकी ऑप्शंस भी देख लें। दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होगी, 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होगी, या 625 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से घूम सकते हैं, या 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो आप जानते हैं जब दायरे में घूम रही होगी कोई चीज तो स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो असल में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला रिलेशन हम यूज कर लेते हैं। टेंशन हेयर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है विच इज mv²/r। यहाँ पे टेंशन की वैल्यू 25 है, r इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, r की वैल्यू 1 है, मैस इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे बचेगा v²। मैक्सिमम टेंशन पुट की है जो वो बियर कर सकता है, तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम निकलेगी यहाँ से। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 25 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज पॉसिबल बाय द स्ट्रिंग विच ब्रेक आफ्टर 25 न्यूटन फोर्स, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ये वाली राइट ऑप्शन बन जाएगी। इन बातों को साथ ज़हन में भी रखना शाबाश। और एक और बात कहते हैं, जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं, तो साथ में हमें वर्टिकल सर्कल का कॉन्सेप्ट भी देना पड़ता है। एक वो सर्कल होता है जिसमें दायरे में हम जमीन की सरफेस के ना हाइट बढ़ती है ना कम होती है, इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल कहते हैं। अगर हम दायरा इस तरह का ले लें, दायरे में इस तरह से घुमाएं किसी चीज़ को, तो वो ज़मीन से मुसलसल जब बॉटम पे जाएगा वो ज़मीन की सरफेस के करीब मैस पहुंच जाएगा, जब घूमते घूमते ऊपर आएगा तो ज़मीन की सरफेस से ऊपर चला जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बदल रही होती है ऐसे सर्कल की। ऐसे सर्कल को जिसमें जमीन से हाइट मुसलसल मैस की बदलती रहे उसे वर्टिकल सर्कल का नाम दिया जाता है। और वर्टिकल सर्कल के अंदर भी टेंशन निकालनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे टेंशन का क्वेश्चन था ना, ये टेंशन ये कांस्टेंट रहती है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, लेकिन वर्टिकल सर्कल में टेंशन कांस्टेंट नहीं रहती, टेंशन हर पॉइंट पे बदलना शुरू हो जाती है। तो वर्टिकल सर्कल की बात हम करते हैं, इसमें से सवाल पेपर में पूछ लेता होता। ओके जी, अब हम बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू वर्टिकल सर्कल। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, उसमें हॉरिजॉन्टल सर्कल हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसमें जो बॉडी दायरे में घूम रही है वो ज़मीन की सरफेस से ना अबव जाती है ना बिलो आती है, इस तरह का सर्कल। और एक ऐसा सर्कल होता है जिसमें बॉडी दायरे में घूमते हुए ज़मीन की सरफेस से कभी ऊपर चली जाती है कभी नीचे। फॉर एग्जांपल ऐसा सर्कल आप कर, ठीक है, जब बॉडी यहाँ पहुँचेगी तो ज़मीन से हाइट मिनिमम हो जाएगी, और जब बॉडी यहाँ पे पहुँचेगी तो ज़मीन से हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसा सर्कल जिसमें बॉडी ज़मीन से हाइट मुसलसल बदल रहा हो, ऐसी सर्कुलर मोशन को वर्टिकल सर्कल का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कल में टेंशन हर पॉइंट पर बदलती है। वो कैसे चेंज होती है, हम इसके लिए एक छोटा सा रिलेशन देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं मोशन इन वर्टिकल सर्कल। ओके जी, वर्टिकल सर्कल ऐसा सर्कल होता है, ये फर्ज कर लें ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल, यहाँ से एक बॉडी दायरे में घूम रही है, दायरे में मूव कर रही है। तो अगर इस दायरे में बॉडी घूम रही है तो यहाँ पे बॉडी ज़मीन की सरफेस के करीब तरीन है, मिनिमम हाइट पे है, और यहाँ पे जब बॉडी घूमते हुए पहुँच जाएगी इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे बॉडी ज़मीन से मैक्सिमम हाइट पे चली जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है जी, हाइट मैक्सिमम होने की वजह से। तो कहते हैं इस तरह वाला जो सर्कल होता है उसे वर्टिकल सर्कल कहते हैं। वर्टिकल सर्कल में बॉडी जब घूम रही होती है तो इसमें स्ट्रिंग की टेंशन निकालने का लॉ है जो आपने याद कर लेना है। आपको फिर सारे के सारे वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चंस क्लियरली मतलब आसानी से समझ आ जाएंगे। तो कहते हैं अगर एक बॉडी इस पॉइंट पे है और वो घूमते घूमते सर्कल में मूव कर रही है, इस तरह के सर्कल में वो डिफरेंट पॉइंट्स पे आती जा रही है, तो बॉडी जैसे जैसे जिस पॉइंट पे आती है वहाँ उसकी टेंशन कैसे निकालनी है। ठीक है, टेंशन रस्सी के अंदर जिसके साथ ऑब्जेक्ट को बांध के घुमा रहे हैं उसकी टेंशन कैसे निकालनी है। फॉर एग्जांपल हम ऑर्बिट्रेरी ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, बॉडी यहाँ पे है, जो बॉडी यहाँ पे होगी तो बॉडी इस पॉइंट के ऊपर कितनी रस्सी में टेंशन पैदा कर रही होगी, वो वाली टेंशन निकालने का फॉर्मूला जिसको T से मैं शो किया करूँगा, उसको निकालने का फॉर्मूला होगा T = M AC
माइनस जी कॉज ऑफ थीटा, ये रिलेशन हम यूज किया करेंगे। यहां पे याद रखने वाली बात क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, किस किस के दरमियान ये थीटा एंगल है, दैट इज द एंगल बिटवीन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है जी, ये वेट और टेंशन के दरमियान एंगल हुआ करेगा। अब मैं तरतीब से जिन जिन पॉइंट्स पे पेपर में सवाल पूछ लेता है, टेंशन के फॉर्मूले वो इस पॉइंट पे पूछा करेगा जिसको मैं ए पॉइंट कहने लगा हूं, जिसका नाम है टॉप वाला पॉइंट, या वो टेंशन यहां पे पूछा करेगा जिसको हम बोलते हैं बी वाला पॉइंट। इस बी वाले पॉइंट को हम कहते क्या है, दैट इज हॉरिजॉन्टल पॉइंट आप कह लें, मतलब इस पॉइंट के साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जो पॉइंट बन रहा है ये वाला पॉइंट, यहां पे टेंशन पूछ लिया करेगा। या ये सबसे नीचे वाला पॉइंट, ये जो है इसको सी कह दे, इसका नाम बॉटम है, बॉटम के ऊपर टेंशन पूछ लिया करेगा। इन तीनों पॉइंट्स पे वो टेंशन पूछ सकते हैं। तो तीनों पॉइंट से टेंशन निकालने के लिए हम यही एक ही रिलेशन यूज करेंगे जो कि टेंशन का हमने पढ़ लिया। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टेंशन एट द टॉप, टॉप वाले पॉइंट पे टेंशन, यहाँ पे ये है टॉप वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हमने एक ए का नाम दिया था। तो टेंशन निकालने का फॉर्मूला होगा एम ए सी माइनस जी कॉज ऑफ, अब कॉज के आगे एंगल लिखना पड़ेगा। अब एंगल क्या है, यहाँ पे जो बॉडी होगी तो आप जानते हैं बॉडी में जो वेट एक्ट करता है बॉडी का वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, वेट होगा डाउनवर्ड, जिस भी पॉइंट पे बॉडी चली जाए वेट तो डाउनवर्ड ही एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके जी, और दूसरी बात टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ लग रही होती है, तो यहां पे बॉडी जब होगी इस पॉइंट पे तो सेंटर की तरफ टेंशन प्रोड्यूस होती है, टेंशन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ही रहती है। तो अभी इस पॉइंट पे बॉडी का सेंटर ये बन रहा है, सर्कल का सेंटर, तो टेंशन भी किधर को एक्ट कर रही होगी, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे टेंशन भी, ये मैं टी रेस कर रहा हूँ, वेट भी नीचे को लग रहा है और टेंशन टुवर्ड सेंटर होती है, सेंटर भी नीचे ही है, दोनों नीचे है। तो इसका मतलब है डब्ल्यू और टी के दरमियान एंगल पैरेलल हो गए दोनों 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो मेरे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, दैट इज एम ए सी, अब एम को अंदर मल्टीप्लाई भी साथ कर रहा हूं, माइनस एम जी cos 0, cos 0 1 होता है वो मैं नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन कब की है, ये है टॉप के ऊपर टेंशन निकालने की, और ये किसके बराबर होगी, एम ए सी माइनस एम जी। ए सी क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दूं मेरे पास एक और रिलेशन भी बन जाता है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन से एम जी कॉमन ले लूँ, एम जी कॉमन ले लें, एम जी कॉमन लेंगे, यहाँ पे एम तो कॉमन चला गया, इसके पास जी तो था नहीं, तो ए सी को एज इट इज लिख लें। अब मैंने इसमें से जी भी कॉमन लिया हुआ है, ये बाहर कॉमन जी भी लिखा हुआ है, तो इसके पास जी कॉमन देने के लिए नहीं है तो जी को इस पे डिवाइड भी कर देते हैं। इसका फायदा क्या होता है, ये एम जी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा देखेंगे जी जी से कट जाएगा, एम ए सी बचेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने एम जी कॉमन क्यों लिया मैं आगे बताता हूँ, लेकिन आपको एम जी कॉमन लेना है। एम जी कॉमन लेंगे तो एम तो कॉमन चला गया, लेकिन यहाँ पे ए सी बच गया, जी भी कॉमन गया हुआ है, तो जी इसके पास कॉमन देने के लिए नहीं था तो मैंने डिवाइड कर दिया। ओके जी, माइनस ये एम जी पूरे का पूरा कॉमन चला गया, यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम जी की बजाय डब्ल्यू लिख देते हैं, ये बनेगा ए सी ओवर जी माइनस 1। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू आते होते हैं इसलिए मैंने ऐसे लिखा। फिलहाल मैं इसको यहीं पे रोक के पहले आगे चलते हैं, दूसरी टेंशन भी निकाल लेते हैं। अगर वो कहे टेंशन हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे निकालो, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे, यानी कि जिसको हमने नाम क्या दिया हुआ टेंशन एट बी निकाला है, तो वही फॉर्मूला ए सी माइनस जी कॉस, कॉस के आगे एंगल लिखना है। आप जानते हैं इस पॉइंट पे वेट तो आपको पता है हमेशा नीचे ही एक्ट करेगा, अभी भी नीचे एक्ट करेगा, टेंशन टुवर्ड सेंटर होगी, अब सेंटर इधर लेफ्ट पे आ गया, तो ये टेंशन बन गई, ये वेट बन गया, इनके दरमियान एंगल देखें 90 डिग्री बन गया इस बार। तो 90 डिग्री पुट करेंगे तो आप जानते हैं cos 90 पे 0 होता है, तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा एम ए सी माइनस एम, इधर आके ये 0 हो गया, cos 90 0 होता है, जब cos 90 0 पुट करेंगे तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एम ए सी। इसी तरह अगर मैं थर्ड पॉइंट बॉटम वाले पॉइंट पे निकालूं, टेंशन एट द बॉटम, बॉटम वाले पॉइंट को हमने सी का नाम दिया हुआ, टेंशन एट सी ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे निकालने के लिए वही फॉर्मूला जनरल एम ए सी माइनस जी कॉस के आगे एंगल आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा, जब बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी तो आप जानते हैं वेट तो अभी भी नीचे को एक्ट करेगा, ये मैं रेज कर रहा हूँ, वेट अभी भी नीचे को एक्ट करेगा, ये है वेट, और टेंशन टुवर्ड सेंटर होगी, सेंटर अब ऊपर चला गया बॉडी से, तो सेंटर ऊपर की तरफ है तो टेंशन अपवर्ड लगेगी, टेंशन ऊपर वेट नीचे, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का एंगल इन दोनों का आपस में 180 हो गया, तो यहाँ पे 180 लिखना पड़ेगा मुझे, 180 डिग्री। ओके जी, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, एम ए सी मल्टीप्लाई हो गया,
माइनस कोस 180 -1 होता है, वो माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये बन जाएगा प्लस एम जी। ये 180 कोस 180 -1 होना था, माइनस माइनस प्लस हो जाना था, तो एम अंदर मल्टीप्लाई और साथ एम जी आ गया। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई मजीद कर ले, एम जी दोबारा से कॉमन ले ले, एम जी कॉमन लेंगे तो पहले की तरह यहाँ पे आ जाएगा ए सी ओवर जी प्लस 1, और इसको आप W भी लिख सकते हो, तो ये बनेगा W इंटू ए सी ओवर जी प्लस 1। तो ये 3 केसेस आपके पास बन गए। अब यहाँ पे आप एक बात और नोटिस कर रहे हैं, जब मैंने बात की थी टॉप की, ये तीनों फॉर्मूला मैं यहाँ पे दोबारा लिखने लगा हूँ। जब मैं टॉप की बात कर रहा था तो वहाँ पे टेंशन का फॉर्मूला क्या निकला था, W ए सी ओवर जी -1, और जब मैं बात कर रहा था हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट पे, वहाँ पे फॉर्मूला बना था एम ए सी, और जब मैंने बात की लास्ट बॉटम वाले पॉइंट पे फॉर्मूला बना दैट इज बॉटम, और ये बन गया दैट इज W ए सी ओवर जी प्लस 1। इसको हमने यहीं से लिया था, ये एम ए सी माइनस एम जी था, ये एम ए सी था, और ये एम ए सी प्लस एम जी। ये फॉर्मूले हमने मतलब पहले लिख भी दिए, मैंने दोबारा इसलिए लिखे ताकि आपको एक बात नहीं समझा सकूं, ध्यान से देखना। अगर मैं कहूँ टेंशन का जवाब मैक्सिमम यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, या यहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, तो आपको एक बात देख के फौरन समझ आ जाती है, ये एम ए सी में से कुछ माइनस हो रहा है। अगर एम ए सी में से कुछ माइनस होगा, एम ए सी का जवाब जो भी हो उसमें से कुछ माइनस होगा, तो जवाब छोटा हो जाएगा, रिजल्टेंट जवाब छोटा आएगा। तो इसका मतलब इसका जो भी जवाब आया करेगा वो होगा लीस्ट। ओके जी, ये एम ए सी है, इसमें ना कुछ ऐड हो रहा है ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये आंसर ना मिनिमम आएगा ना मैक्सिमम। और जब इसकी बात करें बॉटम के ऊपर टेंशन की, बॉटम के ऊपर टेंशन एम ए सी यानी कि ये वाली वैल्यू, इसमें कुछ ऐड भी हो रहा है, एम जी ऐड हो रहा है, उसका मतलब है ऐड होके आंसर बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा मतलब इसका जो जवाब आएगा दैट इज ग्रेटेस्ट आएगा। तो फिर एक बात समझ आ गई, टॉप के ऊपर लीस्ट जवाब आएगा टेंशन का, यहाँ पे लीस्ट जवाब आएगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट पे ना कम आएगा ना ज्यादा आएगा, ये मॉडरेट जवाब होगा, मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान, और बॉटम के ऊपर टेंशन का जवाब मैक्सिमम ग्रेटेस्ट आएगा। तो फिर हम एक बात यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बल्कि वेरीफाई कर चुके हैं, टॉप पे टेंशन मिनिमम, बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम। तो फिर हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं जब बॉडी टॉप से घूमते 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 बॉटम की तरफ आएगी तो टेंशन मुसलसल इंक्रीज होती जाएगी। तो फिर यहाँ पे मैं ये वैल्यू भी लिख देता हूँ, क्या टेंशन एट द टॉप इज लीस्ट, उससे ज्यादा हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट पे आती है, और सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पे चली जाती है, बॉटम वाले पॉइंट पे जब बॉडी पहुंचती है तब। तो इसका मतलब है व्हाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम टेंशन टेंशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, ये बात ज़हन में रखना। शाबाश। क्या है भाई, कहता है अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आए वर्टिकल सर्कल में तो टेंशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। इस बात को ज़हन में रखना। अब इससे रिलेटेड ये जो हमने ये फॉर्मूले कर लिए, इनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी पेपर में पूछते हैं, यहाँ पे मैं साइड पे मेंशन कर रहा हूँ। एमसीक्यू है जी, कहता है ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कल टेंशन इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ वेट, ये W वेट को शो कर रहा है, देन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विल बी ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कल टेंशन इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ वेट, देन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपसे डिमांड कर रहा है एट कहां पे, बॉटम पे। कहते एक बॉडी है जो वर्टिकल सर्कल कर रही है, ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कल उसकी टेंशन जो 5 टाइम्स ऑफ वेट के बराबर है, देन आप बताएं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बॉडी में कितना होगा जब बॉटम की बात कर रहे हो, बॉटम पे बॉडी पहुंची हो। तो फिर इसका मतलब है आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम ऑप्शन से लिख लेते हैं। दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बीटा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चार्ली 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डेल्टा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप वर्ड देख लें, बॉटम पे बॉडी पहुंच गया तो बॉटम पे टेंशन का फॉर्मूला देख लें। बॉटम के ऊपर टेंशन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, तो बॉटम के ऊपर टेंशन किसके इक्वल है, टेंशन एट द बॉटम that is equal to W into AC over G plus 1। इसको सिंप्लीफाई करें, टेंशन एट द बॉटम आपको कितनी दी हुई है, 5 टाइम्स ऑफ वेट, यहाँ पे आ जाएगा 5W इक्वल टू, यहाँ पे W वेट ऑलरेडी है,
AC ओवर G प्लस 1 बन जाएगा, वेट से कैंसिल हो जाएगा, तो 5, ये 1 इधर प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा, AC ओवर G। यहाँ से अगर AC की वैल्यू निकाल ली जाए, ये 4 रह जाएगा और G इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4G, और G की वैल्यू आप जानते हैं, हम कन्वेंशनली 10 ले लेते हैं अर्थ की सरफेस के करीब, तो इसको लिख देंगे दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा इन ऑप्शंस में, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर यही सवाल, यही वाला एज इट इज सवाल मैं इसी में चेंज कर दूंगा, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कल टेंशन इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ वेट, देन व्हाट विल बी द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट बॉटम की बजाय मैं टॉप कर दूं, अगर बॉटम की बजाय टॉप कर दिया जाए, यहाँ पे बॉटम को हटा के टॉप लिख दिया जाए, तो फिर आंसर बदल जाएगा। आप आंसर निकाल के भी देख सकते हैं। पहले तो आपको फिर बॉटम की बजाय टॉप वाले का जवाब लेना पड़ेगा, टेंशन एट द टॉप। तो यहाँ पे मैं साथ ब्लू में लिख रहा हूँ टेंशन एट द टॉप, उसका फॉर्मूला क्या था ये मेंशन किया हुआ है, दैट इज W AC ओवर G माइनस 1। पहले यहाँ प्लस था तो अब यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि पहले नीचे वाला फॉर्मूला यूज हुआ, ऊपर वाला हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करें मजीद, टेंशन एट द टॉप कितनी है वहां पे मेंशन की हुई है मैंने, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ वेट, यहाँ पे आ जाएगा 5W, ये W AC ओवर G माइनस 1, W से कट गया, ये माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 1 दैट इज AC ओवर G, तो AC की वैल्यू क्या निकल आएगी, दैट इज 6G, और ये फिर G की वैल्यू 10 पुट करके जवाब बनेगा 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देख ले दोनों आंसर डिफरेंट है, यहाँ पे 40 आ रहा था और यहाँ पे आंसर चेंज होके 60 हो चुका है। तो याद रखें हर पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंशन, वेलोसिटी बदल जाती है। हमने देख लिया टेंशन कैसे बदलती है। ओके जी, हमने वर्टिकल सर्कल में टेंशन तो देख लिया, अब टेंशन की बजाय हम बात करेंगे वेलोसिटी। वर्टिकल सर्कल में वेलोसिटी भी मुसलसल चेंज करती है, वेलोसिटी भी देख लेते हैं हम कैसे चेंज करेगी, उसका भी जनरल फार्मूला देखेंगे। कहते हैं वर्टिकल सर्कल में बॉडी जहाँ भी पहुँच जाए, इस पॉइंट पे पहुँच जाए, ए पॉइंट पे, बी पे पहुँच जाए, सी पे पहुँच जाए, जहाँ भी बॉडी पहुँच जाए तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे डिफरेंट होगी, इस पॉइंट पे डिफरेंट होगी और इस पॉइंट पे डिफरेंट होगी। तो जब भी वर्टिकल सर्कल में वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी वेरिएबल होती है। तो वेलोसिटी को निकालने का जनरल इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे फार्मूला क्या होता है, कोई भी पॉइंट आप इंस्टेंटेनियस ले लें, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट, यहाँ पे वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दैट वेलोसिटी इज गिवन बाय 3gr माइनस 2gr कॉज ऑफ थीटा। थीटा वही टेंशन और वेट के दरमियान पहले बता चुका हूँ, सेम टू सेम थीटा इज द एंगल बिटवीन टेंशन एंड वेट। ओके, अब कहते हैं कि आप वही वाले पॉइंट्स हैं, सबसे पहले टॉप वाला पॉइंट है जिसको मैं लिखूंगा वेलोसिटी एट द टॉप, ए वाला पॉइंट है जो कि वेलोसिटी एट द टॉप बनेगा। टॉप पे आप जानते हैं टेंशन और वेट के दरमियान एंगल पहले भी मैंने मेंशन कर दिया था, दोबारा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 0 डिग्री बनता है, तो इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, दैट इज 3gr माइनस 2gr, आगे cos 0 पुट करना है, cos 0 1 होता है, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास जवाब आ जाएगा, दैट इज gr का स्क्वायर रूट। ये आ गया वेलोसिटी एट द टॉप, जनरल फार्मूले से हमने निकाल दिया। इसी तरह अगर मैं पूछूं वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट, इसको हमने हॉरिजॉन्टल का नाम दिया था, वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट या वेलोसिटी एट बी निकालना हो तो आपके पास वही फार्मूला 3gr माइनस 2gr कॉज ऑफ एंगल। अब एंगल की वैल्यू आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे हमने थीटा की वैल्यू पहले पिछले केस में 90 डिग्री ड्राइव की थी, प्रूफ किया था कि यही बन रहा है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 90 लिख रहा हूँ, इसमें 90 पुट करें cos 90 0 होता है, तो आपके पास वेलोसिटी एट द बॉटम रिलेशन आ जाएगा 3gr का स्क्वायर रूट, ठीक है जी, इसका स्क्वायर रूट। इसी तरह अगर मैं बॉटम वाले पॉइंट की बात करूँ तो वेलोसिटी एट द बॉटम भी हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी एट द बॉटम जिसको हमने वेलोसिटी सी पॉइंट पे कहा है, दैट इज इक्वल टू अगेन 3gr माइनस 2gr, आगे कोज ऑफ एंगल आना है। अब एंगल की वैल्यू आप जानते हैं बॉटम के ऊपर 180 हो गई थी, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो 180 इसमें पुट करेंगे तो वो -1 होगा, माइनस इसे प्लस कर देगा, तो आपका आंसर बॉटम के लिए 5gr हो जाएगा, दैट इज 3gr प्लस ये -1 इसको प्लस कर देगा 2gr का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी एट द बॉटम विच इज इक्वल टू 5gr का स्क्वायर रूट। ओके जी, अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं वेलोसिटी की वेरिएशन भी, टॉप के ऊपर gr थी सबसे कम, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे यहाँ पहुँच के ऊपर से नीचे आई, यहाँ पे बन गई 3gr, बढ़ गई gr से 3 मल्टीप्लाई हो गया ना, बढ़ गई है, और बॉटम पे बात करें तो gr से 5 मल्टीप्लाई हो गया, तो मतलब यहाँ पे मिनिमम जवाब था जो कि gr का स्क्वायर रूट था, यहाँ पे हो गया
3gr का स्क्वायर रूट और यहाँ पे हो गया 5gr का स्क्वायर रूट। तो मतलब वेलोसिटी टॉप से बॉटम पे आते हुए बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे मेंशन कर दें वेलोसिटी एट द टॉप इज लीस्ट वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट, फिर वेलोसिटी एट द बॉटम। तो यहाँ पे आपको एक बात पता चल गई, वेलोसिटी मैक्सिमम बॉटम पे होती है और मिनिमम टॉप पे। टेंशन भी यही थी, टेंशन एट द टॉप मिनिमम थी, फिर टेंशन एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट थी और बॉटम पे आके टेंशन मैक्सिमम हो चुकी थी। तो ये टेंशन मैक्सिमम कहाँ पे है, दैट इज एट बॉटम। तो इसका मतलब है ये दो रिलेशन बन गए। इन दोनों रिलेशन से एक बात समझ आती है, टॉप पे वेलोसिटी मिनिमम है तो टेंशन भी टॉप पे ही मिनिमम है, बॉटम पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो टेंशन भी बॉटम पे मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी बॉटम पे आते आते बढ़ी है तो टेंशन भी बॉटम पे आते आते बढ़ी है। तो अगर वर्टिकल सर्कल में पूछा जाए विच ऑफ फॉलोइंग इज द रिलेशन बिटवीन टेंशन एंड वेलोसिटी ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कल। एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे ये पूछा जाएगा। अल्फा है जी डायरेक्ट, बीटा है इनवर्स, चार्ली है जी नो रिलेशन, डेल्टा है जी नन ऑफ दीज। तो आपको फिर पता है कि टॉप से बॉटम पे आते हुए वेलोसिटी भी बढ़ती है और टॉप से बॉटम पे आते हुए टेंशन भी बढ़ती है। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है तो टेंशन भी बढ़ रही है, तो एक चीज़ बढ़े दूसरी भी बढ़े तो इसका मतलब उनका रिलेशन डायरेक्ट होता है। तो आप इसमें कहेंगे कि इनका आपस में रिलेशन क्या है भाई, डायरेक्ट है। एक और बात भी आपने ज़हन में रखनी है, दैट इज नॉट रिगार्डिंग टू वर्टिकल सर्कल। उसके बाद हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, इस पर भी जरा हम शॉर्टली देखेंगे। दैट इज मोमेंट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है भाई, जैसे लीनियर मोशन में इनर्शिया होता है जिसे मास कहते हैं, इस तरह एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये वही रोल प्ले करता है, प्ले सेम रोल एज मास प्ले इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जो काम मास करता है ना, एंगुलर मोशन में वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल क्या होता है, दैट इज बेसिकली आई। ये किसके इक्वल होता है, एम आर स्क्वायर, और शुरू पे एक कांस्टेंट भी आता है, वो कांस्टेंट डिपेंड करेगा शेप के ऊपर। जनरल फार्मूला इसका एम आर स्क्वायर, इसका यूनिट भी यहाँ पे फिर देखिए किलोग्राम और आर की वैल्यू मीटर में होती है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह मुख्तलिफ शेप्स हैं, आपने पढ़ी भी हुई हैं, बुक में मेंशन भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर हुप की, रिंग टाइप जो चीज़ होती है हुप, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल एम आर स्क्वायर होता है, इसका कांस्टेंट 1 होता है, वो ना लिखे। इस तरह अगर मैं बात करूं डिस्क की, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ कांस्टेंट होता है, साथ एम आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर मैं बात करूं स्फीयर की, और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, 2/5 इसका कांस्टेंट है। अब पेपर में सवाल पूछा जा चुका है क्या भाई, व्हाट इज, ये भी आपने याद रखना, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर। एक तो वो स्फीयर होता है ना जिसके अंदर भी मटेरियल होता है, एक वो स्फीयर होता है जो अंदर से होलो होता है, जैसे फुटबॉल है, साइडों पर मटेरियल है, स्फेरिकल शेप है, अंदर से होलो है। होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ये नहीं होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। अब आपने इसको याद रखना है, अगर हम होलो स्फीयर की बात कर रहे हैं, पहले तो एम आर स्क्वायर ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन है, 2/5 एम आर स्क्वायर, ये बच्चा लगाता है अक्सर, वो स्फीयर समझ लेता है, हालांकि आंसर नहीं होता। चार्ली ऑप्शन है, दैट इज 2/3 एम आर स्क्वायर, डेल्टा ऑप्शन है 1/2 एम आर स्क्वायर। तो याद रखें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 होता है, ये अंडरस्टैंडिंग है, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे एक और बात हम देख सकते हैं, ये 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए हुए हमें। अब पेपर में और भी सवाल पूछ लेता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे, वो आपसे कहेगा कभी व्हाट इज द रेशियो ऑफ, ये मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बोल दूंगा, यहाँ पे सिर्फ लॉजिक लिखूंगा, वो पूछना क्या चाह रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, ये वो आपसे इसी रेशो पूछ लेता है। अब इसकी रेशो का जवाब क्या होगा, उस जवाब को हम कैसे निकालते हैं, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, आपको आता है बेसिकली, जरा देख लें इसको डिटेल से थोड़ा। हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे एम आर स्क्वायर आ जाएगा,
रेशियो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² आ जाएगा, और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² आ जाएगा। mr² तो सारे कट गए। अब इसका एलसीएम आता है 10, 5 2 10, 10 एलसीएम आएगा। 10 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आ जाएगा 10 रेशियो 10, ये 1/2 7 बच गया। यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे 2/5 7 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 10 रेशियो ये कट के 5 आएगा, रेशियो ये कट के 2 आएगा, 2 2 4। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह वो आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपसे कहेगा डिस्क का और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी रेशियो बता दे, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से और भी क्वेश्चन जितने पूछेगा आप वो कर सकते हैं।